हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे माँ और पापा ने लव मैरिज की थी। मेरी बहन भाई कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। मुझे मेरे माँ बाप बहुत प्यारे थे। माँ पापा की शादी के 5 सालों के बाद मैं पैदा हुआ था। इस वजह से मेरे माँ पापा मुझे बहुत मानते थे और बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरी फूटी किस्मत की मुझे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि वह बहुत जल्द इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं 5 साल का हो गया था, तब भी अपनी माँ का दूध पीता था। किसी कारण की वजह से मेरी माँ की छाती में गांठ बन गया और उन्होंने बहुत लापरवाही की और उन्होंने समय पर डॉक्टर को नहीं दिखाया, जिसकी वजह से उनकी छाती में कैंसर हो गया और वह लास्ट स्टेज पर पहुंच गई। तब जाकर मेरी माँ को पता चला। जब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह तो यूं ही झोला छाप डॉक्टरों से दवाई देती रही और खाती रही, जिसकी वजह से अंदर अंदर मर्ज बढ़ता रहा और कुछ गरीबी की वजह से भी वह अपनी बीमारी को दबाती रही। और एक दिन इस भयानक बीमारी ने मेरी माँ की जान ले ली और मेरी माँ मुझे और मेरे पापा को अकेला कर गई। मेरी माँ जिस वक्त मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, उस वक्त मैं 5 साल का था। मैं बड़ी बेचैनी से अपनी सौतेली माँ के काम पर जाने का इंतजार कर रहा था, ताकि आज मैं सब जान लूं। जब तक मुझे हकीकत का पता नहीं हो जाता, मुझे तसल्ली नहीं मिलता और मुझे मालूम नहीं था जैसा मैं सोच रहा हूं, क्या सही में वह सच था या बस मेरा एक वहम था। 12 बजने को आए थे। पापा भी काम पर चले गए थे। रात को देर से आते थे। अब मैं कब से उनके इंतजार में था कि मेरी सौतेली मम्मी कब आती। दिन सर पर चढ़ने को आया था। सारे घर में चुप्पी का राज था। मम्मी जल्दी जल्दी घर की सफाई कर रही थी। चुप्पी की वजह से घर में सिर्फ चिड़ियों की चूं चूं और झाड़ू की आवाज गूंज रही थी। कल रात के आने वाले तूफान की वजह से सारा घर मिट्टी से भरा हुआ था और सारा घर पेड़ों के पत्तों की वजह से भरा हुआ था। सौतेली मम्मी को काम पर जाने की जल्दी थी, पर जितना जल्दी जाने की कोशिश करती, उतना ही लेट हो जाती थी। मेरी सौतेली बहन मंजरी, जो मम्मी के पहले पति से थी, वह भी मम्मी का हाथ बटा रही थी। वह भी मम्मी की तरह ही बिल्कुल चुप से काम करती रहती थी। दोनों माँ बेटी एक ही नेचर की थीं। वह दोनों चुपचाप बिना जरूरत के नहीं बोलती थी। काम खत्म हो गया था। अब मम्मी चली गई थीं। उनके जाते ही मंजरी अंदर से तेल की बोतल लेकर आ गई और मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और मैं चुपचाप जाकर बैठ गया। मेरी उम्र उस वक्त 18-19 साल की थी। जब मैं और मेरी बहन घर पर अकेले होते थे, बहन बोलती कि आओ तुम्हारे सर में मसाज कर दूं। जैसे ही वह मेरे सर में तेल लगाती थी, मुझे गहरी नींद आ जाती। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद मालिश की वजह से मुझे आराम मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं सो जाता हूँ। मगर यह एक चौंका देने वाली बात थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। इस बात को मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया था, नहीं तो सब मुझे पागल समझते। जब मेरी आंख खुलती तो पूरे बदन का कपड़ा बदला हुआ होता। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे नहलाया धुलाया हो, मेरा कपड़ा बदल दिया हो। लेकिन मैं तो सो जाता था। पहले पहले तो मैं इस बात को अपना वहम समझता था, मगर जैसे जैसे दिन बीते जा रहे थे, मेरा यकीन पक्का होता गया। मुझे नशा की दवाई देकर बेहोश किया जाता था और जब मैं उठता तो मेरा पूरा कपड़ा बदला होता था। कोई ऐसे कैसे कर सकता था, जबकि घर में हम दोनों बहन भाई के अलावा कोई भी नहीं होता था और ना ही कोई आता जाता था। मेरी बहन मंजरी तो ऐसी हरकत नहीं कर सकती थी, फिर यह कौन था जो ऐसा कर रहा था। मैं जब जब अपनी बहन के इस बात के बारे में पूछता तो बहन मुझे पैसे देकर चुप करवा देती थी और कहती थी कि तुम नहाकर यही कपड़े पहनकर सो गए थे। तुम अपनी बातें भूलने लगे हो, लगता है तुम्हारा दिमाग कमजोर हो गया है, डॉक्टर को दिखा दो। बहन की बातें मुझे बहुत गुस्सा दिला देती थीं, मगर सब्र करके मैं चुप बैठ जाता था। मेरी बहन मंजरी रोज ऐसे ही कोई ना कोई बात करके मुझे चुप करवा देती थी, मगर मैं अब बच्चा नहीं था, जैसे कोई खिलौना या खाने की चीज देकर बहलाया जाए। मैं तो जवानी की तरफ बढ़ रहा था और यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि मेरी जानकारी के बिना कोई मेरे कपड़े बदल कर जाता है और मुझे नहलाता भी है। मैं तो बहुत शर्मीला लड़का था। मैं तो बचपन में भी किसी के सामने कपड़े बदल नहीं सकता था। अब तो मैं जवान हो चुका था। एक दिन मैंने मसाज करने वाला तेल ही बदल दिया और जब मेरी बहन मेरे सर का मसाज करने लगी तो मैं सोने का नाटक कर दिया। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरी बहन ने मुझे आराम से पहले नीचे लिटाया और बाहर चली गई।
इसका मतलब कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला था। तेल में ही कोई ऐसी दवाई मिलाई गई थी जिसके लगाते ही मैं बेहोश हो जाता था। कुछ देर के बाद मंजरी कमरे में वापस आ गई। उसके साथ कोई और भी था। आंखें बंद करने की वजह से मैं उसे देख नहीं पाया था। उसने आते ही मेरा कपड़ा बदल दिया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं कोई बच्चा तो नहीं था जो कोई और मेरा कपड़ा बदलता। मेरा दिल कर रहा था कि अब भी उठ जाऊं, मगर मैं यह देखना चाहता था मंजरी मेरे साथ करती क्या है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे मालूम नहीं था मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मुझे ये देखना था आखिर मंजरी मेरे साथ करना क्या चाहती है। मैं कबूतर की तरह आंखें बंद करके पड़ा हुआ था। मुझे शायद अफसोस हो रहा था अपनी बहन पर, जो मुझे बेहोश करके न जाने मेरे साथ क्या क्या करती थी। मैंने सब कुछ जानने का फैसला कर लिया था, तो मुझे हिम्मत करनी थी। आने वाले वक्त के डर से मेरा दिल अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी जब मुझे लगा किसी ने मुझे उठाकर बेड पर सुलाया है। मेरे साथ ये क्या करने वाले थे? कोई भी मुझे बताने वाला नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था जरूर मेरे साथ कोई गलत काम किया जा रहा है। यह सोचकर मेरी हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। अचानक कोई मेरे करीब आया और मुझे छूने लगा था। उससे पहले कि मेरे साथ कुछ और गलत होता, मैंने अपनी आंखें खोल दी थीं। मेरी बहन पर जब मेरी नज़र पड़ी, तो उसको इस हालत में देखकर और उसका कपड़ा देखकर मुझे लगा ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। मंजरी का कपड़ा और उसका हुलिया देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया था। मेरे लिए डूब मरने का समय था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ खत्म कर दूं। मंजरी का कपड़ा देखकर मैंने अपने आंखें बंद कर ली थीं, मगर उसके बाद जो हरकत मेरी बहन ने मेरे साथ की, मेरे तो होश उड़ कर रहे थे। क्योंकि अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम नीलेश है और जब मैं संभला तो खुद को अनाथ की तरह पाया था। मुझे मालूम नहीं था, मुझे अपनी माँ का प्यार मध्यम मध्यम से याद था, पर इतना ठीक से याद नहीं था। मुझे नहीं पता था माँ का प्यार कैसा होता है और माँ कैसी दिखती थी। मेरे बाप ने जिस हद तक मुमकिन हो सका मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा। माँ बाप दोनों बनकर मुझे पाला पोसा। खुद काम पर चले जाते थे, मुझे बुआ के पास छोड़कर चले जाते थे। मगर बुआ के बच्चे बहुत चालाक थे। बात बात पर हाथापाई पर उतर आते थे। पापा जब शाम को वापस आते थे तो रोज मुझे नई चोट लगी होती थी और बुआ के सामने शर्मिंदा हो जाते थे। गलती मेरी बुआ की भी नहीं थी, पर मेरे फूफा मुझे देखकर खुश नहीं रहते थे। वह अपने बच्चों को सिखाकर मुझे मार खिलवा देते थे और बुआ के सामने बड़े मासूम बन जाते, क्योंकि फूफा को मेरे पापा से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि मेरे पापा ने उन्हें दहेज बहुत कम दिया गया था। वह इसी वजह से अपनी भड़ास में अपने बच्चों को सिखाकर मुझे पिटवाते थे और मेरी बुआ अपने कामकाज में बिजी हो जाती थी। फिर भी बार बार आकर अपने बच्चों से बोलती थी, खबरदार जो किसी ने नीलेश को मारा। मगर उनके बच्चे उनकी बातें कहाँ सुनते थे। वह मुझे बहुत मारते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे बहुत तंग करते थे। पापा इसी वजह से बहुत परेशान रहने लगे थे। कभी कभी किसी बुआ के घर तो कभी किसी मौसी के घर मुझे छोड़कर जाते थे। ऐसे में उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। सभी ने मेरे पापा को समझाया कि दूसरी शादी कर लो। पापा ने कहा कि दूसरी शादी वह ऐसी औरत से करेंगे जो औरत मेरी तरह मजबूर हो और मजबूरी में टाइम बिता रही हो, ताकि मेरी परेशानी समझ सके। तभी मौसी के घर वालों ने पापा की शादी अनिता माँ से करवाई। वह एक विधवा औरत थी और उनके पहले पति से सिर्फ उनकी एक ही बेटी थी, जो मुझसे उम्र में 6 साल बड़ी थी। उसका नाम मंजरी था। वह दोनों माँ बेटी चुप चुप रहती थीं। ऐसे लगता था जैसे वह दोनों भी वक्त से चोट खा चुकी हों और वक्त की चक्की में पीस कर आई हो। अपनों के गलत व्यवहार से और अपनी दुर्दशा सह सहकर दोनों माँ बेटी पत्थर की बन गई थीं। अनिता माँ और मंजरी ने बहुत तकलीफें देखी थीं। जब मेरी सौतेली माँ का पति मर गया तो उनकी सास ने उन पर बहुत जुल्म किया था। रिश्तेदार तो वैसे ही बहुत बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं और उनके अपने घर वालों ने उनका साथ नहीं दिया। अनिता माँ मजबूर होकर दूसरी शादी के लिए राजी हो गई थी। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मंजरी को खुले दिल से स्वीकार कर दिया था, बल्कि न सिर्फ स्वीकार किया था बल्कि अपनी बेटी भी मान लिया था। मम्मी से कहा, तुम नीलेश की माँ बन जाओ और मैं मंजरी का बाप बन जाऊंगा।
जब पापा की शादी अनिता माँ से हुई, मैं उस वक्त 6 साल का हो चुका था। पापा की दूसरी शादी हुई तो अब मुझे किसी के घर में नहीं जाना पड़ा था। मैं अपने घर में मज़े से खेलता, घूमता फिरता रहता था। मम्मी मुझे नहीं डांटती थीं, मुझसे प्यार से बात करती थी और मंजरी भी मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मंजरी के रूप में मुझे बहन मिल गई थी। अब पापा भी आराम से काम पर चले जाते थे, उन्हें पीछे से मेरी फिक्र नहीं होती। मैं भी शरीफ बच्चा था और मंजरी को बिल्कुल तंग नहीं करता था, इसलिए उन्हें किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। वक्त यूं ही तेजी से बीतता जा रहा था, मगर हमारे घर की हालत पहले से भी कुछ खास नहीं थी और अभी भी नहीं थी। ऊपर से अब तो और भी खराब हो गए थे। पापा साबुन फैक्ट्री में काम करते थे, वह भी बंद हो गया था। अब सब बहुत ही परेशान रहने लगे थे। मजबूर होकर मम्मी ने एक घर में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया था और पापा पेट्रोल पंप पर काम करने लगे थे। मगर तनख्वाह बहुत कम होने की वजह से हालत बहुत खराब से खराब होती जा रही थी। वह नौकरी छोड़कर घर भी नहीं बैठ सकते थे। अगर वह घर पर बैठ जाते तो हम लोगों को भूखा मरना पड़ता। प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ता था, मगर फीस न देने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा रहा था, जबकि मंजरी 10वीं करके घर बैठ गई थी। पापा और मम्मी बाहर चले जाते थे तो मैं और मंजरी घर पर ही रहा करते थे, क्योंकि मंजरी घर पर अकेली होती थी। पापा और मम्मी बोलकर जाते थे, घर पर ही रहना, जवान लड़की घर पर अकेली है, लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जैसे ही पापा और मम्मी बाहर चले जाते तो मंजरी कहती, नीलेश, तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं, आओ मैं तुम्हारे सर पर तेल मालिश कर देती हूँ। मैं खुश हो जाता था और मंजरी से सर पर मालिश करवा लेता था। अब ऐसा रोज रोज होने लगा था। मंजरी बोलती थी, 2 हफ्ते बाद तुम्हें ऐसे ही मालिश करना होगा, फिर तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे। मेरे लिए यही खुशी की बात थी कि मंजरी मेरे साथ बहुत अच्छी रहती थी और जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, ऐसा लगता था वह हर टाइम किसी गहरी सोच में है, उसे कोई परेशानी खाए जा रही है। मेरे कोई खास दोस्त भी नहीं थे जिनके साथ मैं खेलता। मेरे स्कूल के 2-3 दोस्त थे जो स्कूल के हद तक ही होते थे। मंजरी मेरे सर की मालिश करती और मुझे बड़ा आराम मिलता। मैं नींद की वादियों में चला जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, तेल मालिश करने के बाद 3-4 घंटे तक मैं सोया ही रहता था और नींद से जगता तो ऐसे लगता था मैं सोकर नहीं उठा, बल्कि मैं बेहोश हुआ था, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता था जब मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता। और हैरानी वाली बात यह थी, जब मैं उठता तो मेरे कपड़े बदले हुए होते थे। मैं मंजरी से पूछता, मेरे कपड़े कौन बदलता है? मंजरी मेरी बात को टाल जाती थी। मुझे मेरे सवालों के कोई तसल्ली वाले जवाब नहीं मिल रहे थे। एक दिन मैं ऐसे ही परेशानी में छत पर टहलने लगा और इस बार मैंने सोचा, जब अचानक मेरी नज़र मेरे कपड़ों पर पड़ी, जो मैंने सुबह ही पहना हुआ था, और वह गीला था, साफ लग रहा था। उसे कुछ देर पहले ही धोकर सूखने के लिए लटकाया गया है, लेकिन वहां पर और कपड़े टंगे हुए नहीं थे, सिर्फ एक मेरा ही कपड़ा टंगा हुआ था। मम्मी तो घर पर थी नहीं, मानने वाली बात यह थी। फिर तो मंजरी ने मेरे कपड़े धोकर सूखने के लिए लटकाए थे, मगर मैं इस बारे में किसी से अभी तक कोई बात नहीं की थी। अब यही रोज ड्रामा हो गया था। जब भी मैं छत पर जाता, मेरा वह कपड़ा जो मैंने सुबह ही पहना होता, और तेल लगाने के बाद जब मुझे होश आ जाता, वह कपड़ा धोकर टंगा हुआ होता था। यही से मेरे दिल में शक पैदा हुआ था, आखिर ऐसी क्या वजह थी? मंजरी मुझसे झूठ क्यों बोलती थी? मुझसे क्या छुपा रही थी? और मेरे कपड़े कौन बदल कर जाता है और क्यों करता है? यह बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थीं। फिलहाल इतना तो मैं जान गया था कि इस तेल में ही कुछ ऐसा है जिसको लगाते ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। अब मैं बाजार से दूसरा तेल लेकर आ गया और सबसे छुपाकर घर वाला तेल दूसरी बोतल में डालकर बाजार वाला तेल उसके अंदर डाल दिया था कि मंजरी को मुझ पर शक ना हो। आज सब कुछ खुलकर सामने आने का वक्त आ गया था। मंजरी से भी मेरा दिल अब खट्टा होता जा रहा था। मैंने भी अब उससे ज्यादा बात करना छोड़ दिया था। सच भी यही था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा था। जब तक मैं ये गुत्थी सुलझा नहीं लेता, मुझे चैन नहीं मिलता। आखिरकार मम्मी का काम खत्म हुआ और जब मम्मी और पापा काम पर चले गए तो रोज की तरह मंजरी मुझे बोली, नीलेश, तुम्हें तेल लगाने का टाइम आ गया है। मैं चुपचाप नीचे बैठ गया, जबकि मंजरी चारपाई पर बैठ गई और मुझे तेल की मालिश करने लगी। मैंने थोड़ी देर के बाद ऐसे ही दिखाया जैसे मैं सो गया हूं, मगर मैं जाग रहा था। मंजरी ने मुझे आवाज दी और मंजरी ने मेरा पीठ थपथपाया।
जब उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो गया हूं, तब मंजरी ने मुझे आराम आराम से जमीन पर गिरा दिया। शायद खुद बाहर चली गई थी। तभी बाहर का दरवाजा खोलने की आवाज आई और कदमों की टाप मेरे कानों तक महसूस हुआ। मैं समझ गया था, वहां पर और कोई भी था। मंजरी अकेली नहीं थी। यह सोचकर मुझे और ज्यादा डर लगने लगा था। मेरा सारा बदन मुझे ठंडा होता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि घर से बाहर भी कोई आदमी इस खेल में शामिल होगा, मगर ये आदमी कौन हो सकता था? अब मुझे उठाकर किसी गाड़ी में डाला गया था। मेरे लिए एक एक बात चौंका देने वाली थी। पहले बाहर से कोई आदमी अंदर आया और अब ये गाड़ी क्या चक्कर था? अब मुझे मंजरी की बात करने की आवाज भी आ रही थी। मंजरी बोल रही थी, जल्दी करो, हमें पहले ही काफी देर हो गई है। इससे पहले कि पापा घर वापस आ जाएं, हमें वापस भी लौटना है। मंजरी की बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। मुझे मालूम नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। जब गाड़ी किसी जगह पर जाकर रुकी, मुझे कुछ लोगों ने स्ट्रेचर पर लिटाया हुआ था और मुझे कहीं ले जा रहे थे। मैं बहुत डर में था। ऐसा लग रहा था मुझे किसी अस्पताल में ले जाया गया है। मेरे साथ न जाने क्या होने वाला था। क्या मेरा कोई गुर्दा वगैरह निकाल कर बेचने वाले थे? आजकल तो ऐसे बहुत से केस सामने आ रहे थे। लोगों को बेहोश करके उनके गुर्दा वगैरह निकालकर करोड़ों में बेच दिए जाते थे और अगले इंसान को मालूम ही नहीं हो पता था उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। मुझे एक जगह पर ले जाकर रोक दिया गया। वहां पर काफी शोर था। जब मुझसे और ज्यादा सब्र नहीं हुआ, मैंने आंखें खोलकर देखी और एकदम उठकर खड़ा हो गया। सब मुझे देखकर चुप हो गए थे। ऐसा लगता था सबको सांप सूंघ लिया हो। मेरी नजर जब मंजरी पर पड़ी, उसका कपड़ा और होलिया देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया था। किसी भी भाई को अपनी बहन को ऐसे कपड़े में देखना शर्म से डूब मरने का वक्त होता है। मंजरी एक तवायफ के रूप में वहां पर खड़ी थी। शुरू में तो मुझे लगा मैं किसी कोठे पर आ गया हूं। वह जगह किसी कोठी का नक्शा बता रही थी। मंजरी अब डरी हुई थी। डर उसकी आंखों से साफ नजर आ रहा था। मैं उसका सच जान गया था। तब मंजरी मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। यहाँ कोई तमाशा ना करना। यहाँ किसी सीरियल की शूटिंग हो रही है। तभी मेरी नजर पवन पर पड़ी। मैं उसे देखकर सब समझ गया, यही मंजरी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वहां पर खड़े बाकी सारे मेरे लिए अजनबी थे। यहाँ एक स्टेज सीरियल चल रहा था जिसमें मंजरी तवायफ बनी हुई थी और मैं मंजरी का बीमार भाई, जो किसी बीमारी की वजह से बेहोश हो जाता हूँ। उस टाइम मुझे मंजरी ने बताया कि वह अपने हालात और गरीबी से तंग गई थी, अपने घर वालों की परेशानियों से दुखी हो जाती थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी, मगर जहां पर खाने के लाले पड़े हुए थे, वहां शादी का खर्चा कहां से पूरा हो पाता। मंजरी ने बताया वह अपने मोहल्ले के लड़के पवन को पसंद करती थी, जो स्टेज सीरियल में काम करता था। उसी ने मंजरी को समझाया कि तुम भी मेरे साथ चलो और स्टेज सीरियल का काम करो। कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा और तुम्हें अपने काम के पैसे भी मिल जाएंगे और तुम खुद अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर लोगी। मंजरी ने रोते हुए बताया कि शूटिंग के बीच में पवन ने बताया कि डायरेक्टर साहब को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो मरीज का कैरेक्टर करे और वह सीरियल में तुम्हारा भाई बना होगा और सीरियल में यही दिखाना होगा कि तुम अपनी बीमार भाई की वजह से तवायफ बनने पर मजबूर हो गई थी। तभी मेरे दिमाग में यह धमाका हुआ और मैंने पवन से बोला, हम वैसे भी नीलेश को बेहोश करते हैं, तो क्यों ना हम उसी से यह काम करवाया जाए, और वह तो वैसे भी बेहोश होकर पड़ा होता है। हम डायरेक्टर साहब को यही कहेंगे कि वाकई में मेरा भाई बीमार है और आप उसे इसी रोल पर रख दें, तब आपको एक्टर भी मिल जाएगा और मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। उसके हिस्से के मिलने वाले पैसे भी हम अपनी शादी के लिए जमा कर लेंगे। पवन को मेरी बात बहुत पसंद आई थी। हमने डायरेक्टर साहब से बात की तो वह राजी हो गया, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा इंसान था। पवन ही तुम्हारा कपड़ा बदलता था और हम तुम्हें डायरेक्टर की शूटिंग वाली कपड़ा पहना देते थे और तुम्हें वहां पर ले जाते थे। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर तुम्हें शक होने लगा, मगर वापस आने पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि तुम्हें फिर से वहां पर कपड़ा बदल सके, क्योंकि मम्मी का आने का टाइम हो जाता था। इसलिए पवन जल्दी जल्दी चला जाता था। मगर आज अचानक से तुम्हें होश आ गया। उस तेल में बेहोशी की दवा मिलाई जाती थी, मुझे पवन ने दिया था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेहोश किया था।
अगर तुम होश में होते तो सब पापा और माँ को बता देते। वह लोग मुझे कभी भी इस सीरियल में काम करने की परमिशन नहीं देते। पापा मेरी शादी के लिए बहुत परेशान है। मैं पापा और मम्मी से छुपकर उन लोगों की मदद करना चाहती थी। मेरा सगा बाप ना होते हुए भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, जमाने में इज्जत दिलाई और मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूँ। मैंने उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कम से कम उनका बोझ तो कम कर सकती हूँ। मंजरी की बातें सुनकर मुझे काफी दुख हुआ था। सच में उसकी शादी की उम्र हो गई थी। वह करीब 24 या 25 साल की हो गई। अगर उम्र थोड़ी बड़ी हो जाए तो रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और गरीब लोगों के लिए तो समस्याएं भी ज्यादा होती हैं। बगैर दहेज के कोई गरीब लड़की से शादी करने के लिए राजी नहीं हो पाता। पर ये सब कुछ तुम मुझे बता भी तो सकती थी। मम्मी पापा को अपने भरोसे में ले सकती थी। वह तुम्हें कभी भी मना नहीं करते। मैंने मंजरी को समझाना चाहा। मंजरी बोली, नहीं मेरे भाई, तुम नहीं समझते। पापा मम्मी कभी भी मुझे इस काम को नहीं करने देते। उन्हें जानती हूँ। अगर पापा को सिर्फ इतना पता चल जाए कि मैं काम करना चाहती हूँ तो पापा बहुत उदास हो जाएंगे। वह बहुत ही कमजोर दिल के आदमी है, इसलिए मैंने उन दोनों को नहीं बताया। अब तुम भी उनको यह मत बताना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पवन ने मुझे कहा कि तुम भी हमारे साथ काम करो और अपने माँ बाप का सहारा बनो। फिर मैं भी राजी हो गया। मैंने मंजरी से वादा किया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मम्मी और पापा भी घर पर आ गए थे। मंजरी ने खाना खा लिया था। हम सब ने साथ मिलकर खाना खाया। उसी बीच यहाँ वहाँ की छोटी मोटी बातें होती रहीं। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैंने स्टेज सीरियल वाला काम छोड़ दिया था। मैं वहाँ दिल लगाकर काम करने लगा था। पापा अक्सर बोलते थे कि मुझे मेरे बच्चों पर फख्र है। अब मंजरी थोड़ी शर्मिंदा हो जाती थी, मगर मैंने उसे हर मोड़ पर हौसला दिया था। फिर एक दिन मंजरी ने भी वह काम छोड़कर घर में ट्यूशन सेंटर बना लिया था। अब हमारे घर के हालात काफी अच्छे हो गए थे। पवन का रिश्ता परी के लिए आया। हम सब बहुत खुश हो गए थे क्योंकि पवन सबका देखभाला था। किसी को भला क्या ऐतराज हो सकता था। मैंने भी पापा से कहा कि कर दीजिए, इस रिश्ते के लिए पवन अच्छा लड़का है। पापा ने हाँ कर दी और हमने अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च करके मंजरी की शादी कर दी। अब मंजरी बहुत खुश थी। उसकी खुशी में ही हम सब की खुशी थी। जरूरी नहीं होता हम हर बात सबको बता दें। वक्त को अच्छा बनाने के लिए कुछ बातें दिल में भी रखनी पड़ती हैं। इसलिए आज तक मैंने मम्मी पापा को यह पता नहीं लगने दिया कि मंजरी और पवन ने मेरे साथ क्या हरकत की थी। पवन ने भी वह काम छोड़कर अपनी परचूरन की दुकान बना ली थी और इसी में हम सब खुश थे। आज हमारे हालत बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरे पापा ने भी मेरी शादी कर दी। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी औरत है, मेरी माँ की तरह है। मेरी सगी माँ तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी सौतेली माँ भी मेरी अपनी माँ से बढ़कर है। लोग सौतेली माँ के बारे में क्या कुछ कहानी सुनते आ रहे हैं, लेकिन मेरी सौतेली माँ तो मेरी माँ से बढ़कर है। मेरी पत्नी भी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती है। मैंने अपनी माँ के पसंद से ही शादी की है। मंजरी का पति पवन भी बहुत अच्छा इंसान है। उसके 2 बेटियां हैं और मेरे 2 बेटे हैं। अब हमारे घर में इतनी चहल पहल रहती है और मैं अगले जन्म में भी अपनी इसी माँ के कोख से पैदा होना चाहता हूँ। आप लोग बताइए, इस कहानी में सबसे अच्छा किसका कैरेक्टर था? मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा।